मनोविज्ञान में अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगर आपने पिछले प्रश्न पत्र उठा के देखे हैं तो जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आराम से पढ़ना है जीन पियाजे को और कोई भी कंसंट्रेशन को भंग नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार में दिमाग में चढ़ने वाला है, कितनी अवस्थाएं दी, कितना पूरा बायोडाटा छोटी सी वीडियो में, जो पहली बार आज तक नहीं हुआ है इतनी छोटी वीडियो में, ठीक है। देखिएगा, आपको बता देते हैं, सबसे पहले आपको एक राय देते हैं 70% अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो 70% वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं मनोविज्ञान के, जहां से सिद्धांत होते हैं, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ठीक है ना। इस टाइप के अगर देखे जाए कोहलर से लेकर सभी सिद्धांत अगर कंप्लीट कर लिए तो 70% आपका पेपर हल हो जाएगा। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, सभी सिद्धांत कंप्लीट करा दिए गए हैं। यूपीटेट में अब की बार बेहतर स्कोर करना है। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करते हैं, कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है, जीन पियाजे का सिद्धांत, सभी स्टेज में क्या होता है, तार्किक चिंतन किसमें होता है, ठीक है, ये सभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, जीन पियाजे ने कौन सा विकास दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, आप कहोगे सर संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक विकास या फिर विकासीय सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे सर जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे के बारे में सीटेट में तो हमेशा यही पूछा जाता रहा है कि भैया ये कहाँ के निवासी हैं, जबकि जीन पियाजे ही नहीं पावलोव से भी पूछा गया। तो याद रखना, यूपीटेट है तो कोई बड़ी बात नहीं, पूछ ले कि पियाजे साहब कहाँ के निवासी हैं तो आप कहोगे सर स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ठीक है। थे कौन, आप कहोगे सर मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक जो है चिकित्सक थे। चिकित्सक का मतलब जो है, आप मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो चिकित्सक आता है वो भैया पियाजे साहब थे। कौन सा विकास, मैं कह रहा हूं कि संज्ञानात्मक विकास दिया था। इसी को ज्ञानात्मक कहा जाता है क्योंकि ज्ञान के जरिए जो चीजें होती हैं वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं, और इसी को सर इन्होंने ज्ञानात्मक कहा। ज्ञानात्मक के साथ साथ इसी को कह दिया विकासात्मक, ठीक है ना, सिद्धांत। अब यार पियाजे जो है इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, जिनकी जो है बाद में बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई। जैसे बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर ही प्रयोग किया, उन पे ही जो है परिवर्तन देखा, अवस्थाओं में परिवर्तन देखा, ठीक ना। उनके 3 बच्चे थे, याद रखना, 3 बच्चों पर प्रयोग किया पियाजे साहब ने, अपने बच्चों पर प्रयोग किया और साथ में जो समाज में रहने वाले आस पड़ोस में है उनको भी परिवर्तन देखा गया। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना कि अगर बालक की दर अवस्थाओं में चेंजमेंट होता है तो भाई बालक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन देखेगा, तीसरी अवस्था में परिवर्तन देखा गया, तो इसे क्या कह दिया गया, अवस्था का सिद्धांत भी कह दिया गया, विकास का सिद्धांत भी कह दिया गया, ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह दिया गया, ठीक है। एक याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलता हूं, लेकिन इन्होंने क्या दिया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूछा जाता है कि पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो आप कहोगे सर 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी, आप कहोगे 4 अवस्थाएं थी। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, आप कहोगे सर पियाजे साहब ने दिया, ठीक है। अब बात आती है संज्ञानात्मक सिद्धांत की। संज्ञानात्मक सिद्धांत में 2-4 शब्दावली आती हैं, फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। 2-4 शब्दावली ये आती हैं कि एक संगठन बता दीजिएगा, एक अनुकूलन बता दीजिएगा, एक आत्मसातीकरण बता दीजिएगा, एक विशिष्टीकरण बता दीजिएगा। तो यार दोस्तों याद रखना कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना अनुकूलन होता है, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना आत्मसातीकरण, और संगठन वो होता है जो सूचना को प्राप्त करता है, ठीक है ना। खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समायोजन और आत्मसातीकरण आपको देखना है, ठीक है। विशिष्टीकरण क्या है कि नवीन ज्ञान का विस्तार करना ही विशिष्टीकरण है। लेकिन अगर बात आ जाती है दोस्तों कि भैया संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो 4 अवस्थाएं दी थी, इनमें कौन सी वो 4 अवस्थाएं हैं, और यहां से ये पूछ लिया जाता है इन 4 अवस्थाओं की भैया एज क्या है, इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन ले लीजिएगा। यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, एक सीट आपकी सरकारी विद्यालय में हम चाहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अब यहाँ पर बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट है पियाजे। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने थे, आप कहोगे सर 4 चरण तो थे भैया, ठीक है। कौन कौन से थे, एक तो संवेदी गामक, इसको पेशी भी कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। मैं कह रहा हूं कि 0 से 2 वर्ष कह सकता हूं, यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। कौन सी, संज्ञानात्मक विकास का चरण पहला, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था कितने साल तक है, जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक। आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कई बार पूछा गया है कि संवेदी गामक अवस्था की आयु बताइएगा।
दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, आपने कह दिया सर 2 से 7 वर्ष तक चलती है, लेकिन अब तीसरा कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। इससे कहा जाता है कि इसकी एज या इसकी अवस्था या इसका आयुकाल बताइए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है कि 7 से 11 वर्ष तक की आयु जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे साहब ने दी। औपचारिक या अमूर्त, इसको अमूर्त भी कहते हैं, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। संज्ञानात्मक विकास में कितने चरण दिए थे पियाजे ने, 1 2 3 4। पहला संवेदी, दूसरा पूर्व, मूर्त और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि संवेदी का है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक का है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक का है 11 से 15 वर्ष। याद रखना कि 7 से 11 वर्ष इस बार पूछ लिया गया था पिछले बार में, जबकि इनमें से अब की बार कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है कितने आयुकाल तक है। ठीक है, अब यार ये बता दो कि ठीक है, पहला मान लीजिए अब विस्तार से हम जान लेते हैं। आपसे डायरेक्ट ये पूछ दिया जाए कि बच्चे अपनी इंद्रियों से कैसे, बच्चे कौन सी अवस्था में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन में दे देगा संवेदी गामक, पूर्व क्रियात्मक, ठीक है ना, संक्रियात्मक, और फिर दे देगा मूर्त, फिर औपचारिक। तो आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे मारोगे, है ना। ठीक, तो याद रखना कि इससे हमें सबसे पहले क्या करना है, व्याख्या पूरी पढ़ लेनी है। सबसे पहली क्या थी अभी बताई मैंने कि 0 से 2 वर्ष तक जो चलती है अवस्था वो है संवेदी गामक अवस्था। अब ये गामक और संवेदी क्या है, संवेदी मतलब होता है संवेदना, ठीक है ना। गामक मतलब होता है कि जैसे कोई भी क्रिया कर रहे हैं, पकड़ना, खेलना, लिखना, इस टाइप में, ठीक है ना, कोई चीज पकड़ ली हाथ में, मुंह में दबा ली तो चूसना, तो इस टाइप में अगर कोई देखी जाए तो वो गामक क्रियाएं होती हैं। तो याद रखो कि संवेदी गामक क्रियाएं यानी 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होगा, तो 2 वर्ष का बच्चा कितना होता है, छोटा होता है, बिल्कुल ना समझ होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो अपनी इंद्रियों के बल पर कार्य करता है। अब मतलब इंद्रियां क्या, याद रखो कि जो बालक होता है जो भी कार्य करता है वो शरीर से करता है। अब शरीर से मतलब होता है कि वो आंख, कान, नाक, त्वचा, रोता है, ठीक है ना। अब इंद्रियों के द्वारा काम करता है। अब वो बोल तो पाएगा नहीं, तो यानी वो रो के, अगर उसको भूख लगी है तो वो रो के करेगा। तो यानी ये सब क्रियाएं कितनी अवस्था में होती हैं, 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। अब यार संवेदी गामक अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर लिखना, क्या ये बच्चा लिखेगा भी? जी हाँ सर, यहाँ पर अगर आपको वो उसको पेन पड़ी मिल जाए, तो पेन क्या है, पेन पड़ा मिल जाए और पेंसिल मिल जाए अगर, तो फिर क्या करेगा, वो तिरछी लाइन खींचेगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो याद रखना कि इस टाइप में जो भी क्रियाएं होती हैं वो संवेदी गामक अवस्था में होती हैं, 0 से 2 वर्ष के आयुकाल में होती हैं। एक और पॉइंट है कि प्रकाश के प्रति बच्चे किस आयु में सचेत रहते हैं। जैसे प्रकाश पड़ी आंख में, बंद हो गई, खुल गई, बंद हो गई, एकदम से चौंक जाते हैं, तो बच्चे इस अवस्था को ही संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। याद रखना कि यहाँ पर जो भी प्रकाश होता है चकाचौंध, तो बच्चे यहाँ पर संवेदी गामक में ही आएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि स्कीमा क्या है, कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं जो है मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। अब भाई गामक क्रियाएं जो होती हैं, पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, है ना, तो यार ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं, वो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, वो स्कीमा कहलाती हैं। ठीक है, ये जीन पियाजे ने कहा था। अब दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की काल मैंने क्या बताया, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था का काल कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जैसे ही थोड़ा बालक बड़ा होता है, तो थोड़ा बालक जैसे ही बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि अपने हम एज वाले बच्चों के साथ खेलता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। भाई खेलने के लिए उसको बच्चे चाहिए, और बच्चे क्या, अपन लोग इतनी एज में जब थे तो बिल्कुल भाई पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलते थे। फिर क्या हुआ कि बालक जो है चित्रों का प्रयोग करता है। अब चित्रों का प्रयोग करता है, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, ठीक है ना, शब्द व प्रतीकों का भी प्रयोग करता है, भाई खेलता है उनके साथ, प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, ठीक है ना, उनसे जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करता है। साथ में एक चीज याद रखना कि 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक बच्चे को अनुपात का ज्ञान नहीं होता है, जैसे सही अनुपात का अंतर नहीं। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से एज वाले, कौन सी अवस्था वाले बच्चों को सही अनुपात का ज्ञान होता है, तो वो हम आगे बताएंगे, और कौन से एज वाले बच्चों का जो है अनुपात का ज्ञान नहीं होता है। अब अनुपात का अंतर मतलब क्या है, अनुपात का अंतर ये होता है कि वजन, भार, लंबाई का अनुभव इन 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, पूर्व संक्रियात्मक वाले बच्चों को नहीं होता है। कैसे कि अगर बोल दिया जाए कि इतनी बड़ी रुई रखी है, इसमें यहाँ पर बहुत
ज्यादा रुई रखी है और इतना लोहा रख दिया है और ये वजन में है, तो बच्चे को अगर कहा जाए कि भैया कौन सा वजन ज्यादा है, तो बोलेगा कि ये वजन इसमें ज्यादा है, क्योंकि उसने जो है केवल चित्र को देखकर यहाँ पर कह दिया कि ये ज्यादा है, क्योंकि आकार में बड़ा है जबकि वजन में ये लोहा बड़ा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। जैसा चित्र आपको बनाने को दे दिया जाए तो वो चित्र नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, उल्टा सीधा बनाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ पर कोई भी चित्र दे दिया जाए तो यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे दे दिया जाए तो 4 अगर दे दी जाए तो वो क्या करेगा, या तो 3 खींच देगा या तो फिर 5 खींच देगा, ठीक है ना। याद रखना कि यहां पर चित्र नहीं बना सकता। सजीवता के लक्षण मिलते हैं, आपसे पूछते हैं कि सजीवता के लक्षण किस अवस्था में मिलते हैं, तो पियाजे साहब के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष के मिलते हैं। जैसे गुड़िया ले लो, जैसे आपको कोई भी चीज है, जैसे गुड़िया बोला कि खेलते हैं कि ये मेरी गुड़िया, इसको चोट लग जाएगी, है ना, तो उसमें सजीवता के गुण वो मानते हैं कि इसमें भी जान होती है, जबकि उसमें जान नहीं होती है। खिलौने के साथ खेलते हैं कि ये टूट जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, है ना। तो यार बस इतना याद रखना कि सजीवता के गुण किसमें है, पूर्व संक्रियात्मक में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, याद रखना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है जहां पर कि तर्क चिंतन हो। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिंतन किस, तार्किक चिंतन जो है किस अवस्था में होता है, तो आप हमेशा टिक करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक चिंतन जो है किस अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कितने साल की, 7 से 11 वर्ष की उम्र। सही अनुपात का अंतर हो जाता है दोस्तों, जैसे जैसे जो चीजें ऊपर नहीं हो पाई थी वैसे वैसे बच्चा इस अवस्था में जैसे ही आता है कि 7 के बाद 11 वर्ष तक, तो इसमें वो अपनी कमियों को सही कर लेता है। ऊपर सही अनुपात का ज्ञान नहीं था, लेकिन नीचे क्या हो गया, सही अनुपात का अंतर समझ में आ जाता है, आकार में भी उसको पता चल जाता है, भार भी पता चल जाता है, और क्रम आदि को समझने लगता है कि छोटी चीजें बड़ी चीजें कैसी हैं, लगानी चाहिए। अगर क्रम बाई तरीका लगा दिया जाए, कह दिया जाए तो वो लगा देंगे। आरोही अवरोही क्रम को भी समझने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक 7 से 11 वर्ष। याद रखना कि मूर्त संक्रियात्मक बालक की अवस्था का काल है 7 से 11 वर्ष। तर्क पर आधारित रहता है, मूर्त चिंतन करता है। तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। सही अनुपात का अंतर दोस्तों पता चल जाता है, भार क्रम आदि को समझने लगता है। इसके अलावा आरोही अवरोही का ज्ञान भी उसको हो जाता है और आसानी से गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि गणितीय संक्रियाएं, अगर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा बालक की गणितीय अवस्थाओं का विकास होता है, याद रखना, इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना आपने। सबसे ज्यादा गणितीय अवस्थाओं का जो विकास होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखना किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, 7 से 11 वर्ष में। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है आज का यहाँ पर औपचारिक अवस्था, औपचारिक या फिर अमूर्त अवस्था, ठीक है ना। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। आशा करते हैं आपने हेडिंग डाल ली होगी। दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं, जितने भी पियाजे से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, पियाजे से क्वेश्चंस का मतलब है कि 40 से 50 क्वेश्चंस आपके पियाजे से मैं करा दूंगा कि भैया इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। पहले तो इसको तो आप लगा ही लो, लेकिन मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा, अमूर्त चिंतन करने लगता है किसमें, औपचारिक अवस्था में। अब अमूर्त क्या है, अमूर्त मतलब जो है जो भी बालक परिपक्व हुआ था 3 अवस्थाओं के बाद, जो हमने देखा कि अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रवेश कर गया है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। अब वो क्या करेगा, उसका दिमाग और डेवलप होगा और वो समस्या का समाधान करेगा। सबसे पहले वो निर्णय लेगा, फिर क्या होगा कि समस्या का वो समाधान, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि समस्या का समाधान किस अवस्था में होता है, तो आप कहोगे औपचारिक अवस्था में। ये लिख लेना नोट पॉइंट में कि समस्या का समाधान किस अवस्था में होता है, वो भैया होता है औपचारिक में। अब यहां से मैं नीचे, यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा है कि समस्या समाधान करने लगता है, ठीक है ना। कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर समझता है कि भैया कैसा कार्य अच्छा है या बुरा है, इसको भी समझ लेता है। दोस्तों सबसे ज्यादा अंकों का प्रयोग किसमें करता है, अंकों का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसके अलावा निर्णय लेता है, स्मरण करता है, मनन करता है, अमूर्त चिंतन भी करता है। अगर बात करें कि अमूर्त चिंतन किसमें करता है, तो आप कहोगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर बात कहे
कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है बच्चे में, तो आप कहोगे सर मूर्त संक्रियात्मक तीसरी वाली अवस्था में 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, याद रखना इन चीजों को बिल्कुल, आप बेशक भूलेंगे नहीं। स्विट्जरलैंड के निवासी, कहाँ के भी निवासी थे, हमने पूरा डिटेल आपको दिया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस बार सिलेक्शन मैथ से नहीं रुकने वाला है। बेल आइकन को, बहुत सारी बहनों को बेल आइकन नहीं नोटिफिकेशन मिल पाता, इसलिए क्या करो कि सब्सक्राइब के साथ आप देख लो कि सब्सक्राइब वाला बटन अब ब्लैक हो गया है और साथ में यहाँ पर बेल आइकन होता है जिसको घंटी बोलते हैं, यहाँ पर इसको दबा दिया करो, ठीक है ना, जिससे आगामी नोटिफिकेशन मिल जाया करे और बहुत सारी वीडियोस जो है बहुत सारी बहनें बहुत सारे भाई की मिस हो जाती हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों तबीयत जैसे ही मेरी सही हो रही है मैं आपको हर वीडियो सही तरीके से बिल्कुल कोर्स के हिसाब से कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो नहीं डाली है कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है, तो सिलेबस पर बिल्कुल मत जाइएगा। हम नोटिफिकेशन के वेट में हैं, जैसा भी होगा वैसा आपको बताया जाएगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के पहले हमारा 70 से 80% कोर्स कंप्लीट हो जाए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।